नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि हम आपके लिए दो सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम आपको जीएस के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ में ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है, जिसमें हम आपको 10-10 क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि आपको एचपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वहां पे आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज है जो आपका एचपी पटवारी है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मैंने आपको कम से कम 7-8 वीडियो प्रोवाइड कर चुका है। यानी कि हर एक में 35 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कलेक्ट हो रहे होंगे, ये चीजें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे आज आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूँ, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस की सीरीज है, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस होगा, इसमें हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, स्टैटिक जीके, साथ में आपका हिमाचल प्रदेश जीके, सारी चीजें इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे इन चीजों को देखेंगे और सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। तो आइए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं, और क्या क्वेश्चंस है समझिएगा, फिर इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला कि अमृत शब्द का क्या बोला कि अमृत शब्द का सही पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? यानी कि अमृत का इसमें क्या कर रहा, पर्यायवाची पूछ रहा। अमृत इसमें क्या है, तो याद रखिएगा अमृत शब्द का इसमें सही पर्यायवाची क्या होती है, तो याद रखिए विष होता है। विष तो इसका विलोम होता है, सुधा होता है, जल होता है, या फिर कह सकता हूँ औषधि होती है। तो आप यहाँ पे विष तो होगा नहीं, इसका विलोम है। अमृत का क्या हो सकता है, यहाँ पे आप सुधा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि लोहे की चनी चबाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपको बहुत ध्यान से देना है इसका आंसर, कि लोहे की चनी चबाने का मतलब क्या हुआ, मुहावरा है, क्या इसका मतलब होगा। तो आपको ध्यान देना है, लोहे की चनी चबाना मतलब क्या होता है। तो आप क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आसान काम को बनाना या स्वादिष्ट भोजन बनाना। ये तो पहले गलत हो जाता है, मुहावरे में इस तरीके की चीजें होती ही नहीं है, उसका शाब्दिक अर्थ निकालते ही नहीं है। फिर पीछे का अर्थ निकालना, क्रोध करना या फिर कठिन कार्य करना। जैसे कठिन कोई कार्य है तो उसको हम क्या कहेंगे, कि हमने उसको लोहे के चने चबवा दिए, यानी कार्य को कठिन कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जो दूसरा तीसरा आपका क्वेश्चन है, बोल रहा कि विद्यालय शब्द में समास कौन सा है। समास के बारे में बताया हूं मैंने, कि आपके टोटल 6 समास होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, और फिर आपका द्विगु समास। तो आपने सबके बारे में जाना है कि बहुब्रीहि का मतलब सर जिसमें हमें कोई तीसरा अर्थ मिले, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, या पीला है यानी कि पीला वस्त्र जिसका हो या जो धारण करे, अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय मतलब नीला है कमल, तो वो कौन सा है, कर्मधारय। द्वंद्व मतलब माता पिता, चाची चाचा, ये सब द्वंद्व समास। द्विगु का मतलब जिसमें सब नंबर देखने को मिले, पंचवटी, चौराहा, त्रिदेव, ये सब क्या होगा, त्रिदेव, सॉरी त्रिदेव तो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि तीनों लोगों के देवता अर्थात महादेव, वो आपका कह सकता हूँ कि बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से एक होता है तत्पुरुष समास, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। उसी तरीके से विद्यालय यानी कि एक ऐसा हाल है, हालांकि मतलब घर जहाँ पे हमें विद्या ग्रहण करने को मिले, विद्यालय कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, द्वंद्व तो होगा नहीं, दो लोगों के बीच होता है। अव्ययी भाव में आपका उपसर्ग होता है, बहुब्रीहि में तीसरा मतलब निकलता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, जो कभी न मरे उसको क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को देख लीजिए, अमर, अजर, अटल, या फिर अडिग। अडिग का मतलब क्या होता है सर, जो अपने विचारों से कभी हटे ना, यानी कि वो किसी चीज का दृढ़ ले लिया तो उससे वो पीछे ना हटे, अडिग कहते हैं। अटल का मतलब भी होता है निश्चित, अटल का मतलब भी होता है दृढ़ संकल्पी। अजर का मतलब, ये भी आपको, ये भी इसका आंसर नहीं है, याद रखिए जो कभी न मरे। आंसर क्या हो जाएगा, अमर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, कि राम स्कूल जाता है में क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है। यानी क्रिया का मतलब सर जो मेन एक्शन होता है, जो मेन कार्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिया। और इसमें कौन सा है, तो आप क्या राम है, राम तो इसमें सब्जेक्ट हो जाता है, कर्ता हो जाता है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हो जाता है। जाना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो आपका सही आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा,
कि ये है क्वेश्चन आपसे प्रोनाउन का, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन है ये आपसे पूछ रहा। तो बोल रहा कि दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। बोल रहा कि पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन है, या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। तो आपने प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़े होंगे। पर्सनल प्रोनाउन में आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जिसमें सर जैसे सेल्फ वाला होता है ना, वो सब रिफ्लेक्सिव में आ जाता है। रिलेटिव में भी आपको पता है कि उसमें हम लोग रिलेशन को बताते हैं। तो इसमें जो पजेसिव होता है, पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेशन, पजेशन दिखाना। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकार का मतलब किसी चीज पे अपना हक होना, अधिकार होना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर पजेसिव का मतलब हो गया दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी ही है। तो किसका है सर, मेरा है। तो कौन सा हो जाएगा सर, पजेसिव प्रोनाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये आपको इन्वायरमेंट की इसमें से मीनिंग है, इसमें से एक ऐसा है जो कि करेक्ट है, बाकी तीन इसमें आपको गलत है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सी मीनिंग इसमें सही है और कौन सी मीनिंग आपकी गलत है। तो पहला जो आपको दिख रहा होगा वो सही है, या फिर आपका दूसरा सही है, या फिर आपका तीसरा सही है, या फिर आपका चौथा सही है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इन्वायरमेंट की मीनिंग होती है ENVIRONMENT होती है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो कौन सा सही हो जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। 7 क्वेश्चन हो गए। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, ही फुटबॉल एवरी डे, यानी कि इसमें से कौन सा भरना है, ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेइंग फुटबॉल। पहले मैं आपको ऑप्शन इसमें चुनना बताता हूँ। प्लेइंग तो कट जाएगा सर, क्योंकि ही के साथ लगता है इज, और वो तो इसमें दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाता है। ही प्लेड फुटबॉल एवरी डे, वो रोज फुटबॉल खेलता था। ऐसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये आपका पास्ट में हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन की बात करूं तो वो होगा बी। प्ले क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो प्लूरल के साथ लगता है, जबकि ही क्या सिंगुलर। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वो डेली फुटबॉल खेलता है, वो रोज फुटबॉल खेलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा। तो ध्यान दीजिए, बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा, शी सेड टू मी डू यू लाइक टी, कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। और फिर जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम एज अ कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को अफर्मेटिव बना के उसको चेंज कर देते हैं। क्या होगा, ही आस्क्ड मी, और डू यू लाइक टी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इफ लगते ही ये सिंपल सा हो गया, तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर, आई, और लाइक का लाइक्ड, और टी का टी। यानी कि किसमें आपको दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, द टीचर पनिश द बॉय, का हमें क्या बनना है, पैसिव वॉइस। अब आपको दिख रहा होगा ये कौन सा टेंस है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये है आपका कौन सा, पास्ट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है सर पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगा के। क्या बन जाएगा सर, द बॉय, सिंगुलर है सर, लगा देंगे वॉज पनिश्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, क्या हो जाएगा, पनिश्ड बाय द टीचर। तो ये आपका सही हो जाता है। कहाँ लिखा गया है, तो कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका सही हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5 इसके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहा सर, कि विषम इसमें से चुनिए, यानी कि इसमें हमें क्या करना है कि इसमें कौन सा डिफरेंट है उसको हमको चुन के बताना है। इसका ऑप्शन इसमें हमें सेलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको इसका आंसर दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो कौन सा है। जैसे इसमें आंख है, कान है, नाक है, और एक है हाथ। तो हम क्या करते हैं सर, इसमें हाथ इसमें डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इन चीजों से हम किसी चीज को संवेदी, इनको बोलते हैं संवेदी अंग है। तो इस, और ये हाथ क्या संवेदी अंग आपका नहीं है, तो इसीलिए ये इसका
डिफरेंट हो जाता है, जो डी है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके डिफरेंट वाले पूछे जाते हैं, 3 ऑप्शन सेम सेम, एक ऑप्शन डिफरेंट, वही आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप करोगे। इसको दो टाइप से कर सकते हो। एक तो आप सबसे पहले अपने माइंड के थ्रू इसको बस ऐसे ही माइंड रीड करके अपना देख लीजिएगा किस तरीके से होगा। दूसरा इसको सॉल्व करने का तरीका है, वो दोनों बता देता हूँ। जैसे मैं अभी क्या करूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, पहले मैं लॉन्ग वाला बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दो इक्वेशन देखने को मिल रहे होंगे, कौन कौन सा, a प्लस का b इज इक्वल टू सर 10, a माइनस का b इज इक्वल टू सर 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, आपने ऐसा छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज करते हैं तो सर प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, मैं इसके साइन को गलत लिख रहा। ध्यान दीजिए, ये माइनस हो जाएगा तो ये आपका माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये बी बी सॉरी, ए एक कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये हो जाता है आपका 2b, और इज इक्वल टू ये कितना आया, ये आ जाता है आपका 8, और आएगा b इज इक्वल टू कितना सर 4। और जब 4 इसमें रखेंगे b की जगह 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि 6 और 4 आपका आ जाता है। तो करेंगे क्या सर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 24। अगर इस तरीके से देखें, सर ऐसा क्या रखें 1 से 10 के बीच में, दो वैल्यू की, घटाने पे 2 आया, जोड़ने पे 10 आया। अगर आपको रखना होगा, जैसे मान लीजिए आप 4 रखना चाहते हो a की वैल्यू, तो b की वैल्यू सर 2 ही रखना पड़ेगा, बचा 2 तो जरूर, लेकिन आगे का कंप्लीट नहीं हुआ, 4 2 6। तो इसी तरीके से जब आप 6 रखोगे 6 4 को, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको ये करना है। तो देखिए क्या इसमें है, बोल रहा कि दक्षिण पश्चिम, पहले डायरेक्शन को बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा कि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यानी दक्षिण कौन सा है सर, नीचे वाला, पश्चिम कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोल रहे हैं, कि इसको बोल रहे हैं कि उत्तर है ये आप। आगे क्या बोला, उत्तर पूर्व को, उत्तर कौन सा सर ऊपर, पूर्व कौन सा सर ये, यानी ये वाला पार्ट। इसको क्या बोल रहे हैं कि ये है आपका पश्चिम, ये क्या है आपका पश्चिम हो गया। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, दक्षिण को क्या कह रहे हैं, पूर्व कह रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, बोल रहे हैं कि ये दक्षिण वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है। तो बोल रहा है कि सूर्य किस दिशा में उगेंगे सर, पूर्व से ही उगेंगे, तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाता है पूर्व में। तो बोल रहा कि दक्षिण को क्या कह रहे हैं, पूर्व कहा जा रहा है। तो सूर्य किस दिशा में उगेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि किस दिशा में उगेंगे वो आपके, ये जो दक्षिण वाला पार्ट है अब इधर ही उगेंगे, क्योंकि पूर्व तो उधर ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, 6 पुरुष एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे। तो 10 अगर 6 करते हैं 10 दिन में, 3 कितना करेंगे, तो आपको को लगा के दिखाना है कि कितना वो हो जाएगा। तो 6 करते हैं 10 दिन में, 3 करेंगे सर 20 दिन में। ये तो आपको सिंपल सा पता चल रहा होगा। एक और तरीका होता है, आप लोगों ने कभी समानुपात और प्रतिलोम अनुपात के बारे में पढ़ा होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो आपको पता है एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ जैसे मैं क्या लिख दूंगा पुरुष, और दूसरी तरफ क्या लिख दूंगा सर कार्य। होता क्या है फॉर्मूला सर, जब इन जैसे क्या होती है, एक वैल्यू बढ़े और दूसरी घटे, तो हम कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा उसका हम फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्स क्या होता है आपका, होता है वो क्या, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक वैल्यू बढ़े और दूसरी घटे, पहले पुरुष कितने थे सर 6, काम कितने दिन में 10 दिन में, फिर कितने हो गए, घट गए सर 3। अब बताइए 3 बचे तो काम तो ज्यादा दिन में होगा ना, तो इसको हम x मान लेते हैं, फॉर्म ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये क्या हो गया y2, ये हो गया आपका x2, रख लेते हैं। तो क्या x1 की जगह सर 6, y1 की जगह 10, x2 की जगह 3, y2 की जगह x, डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, यानी इसके नीचे 3 आ जाएगा, ये जब यहाँ से हटाऊंगा तो 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी सर 20। इसको मैंने वैसे ही बता दिया था डायरेक्ट आंसर, बट ये करने का तरीका है, तो मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। आपके लॉजिकल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या बोल रहा, ये आपका कह सकता हूँ कि क्वेश्चन है, क्या बोल रहा कि हम लोग क्या करते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा।
ट्रेन लिखा गया है, क्या ट्रेन। इसको फिर क्या लिख दे रहा, तो बोला कि एस क्यू, यहाँ पे जेड, यहाँ पे एच, यहाँ पे एम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा ना, आपको भी ऐसे ही करना होगा, ताकि आपसे भी सारे क्वेश्चंस होना स्टार्ट होंगे तभी, जब आप एक एक चीज करके चीजों को करोगे। टी क्या है सर, एस क्या होता है, तो एस बोला, एस के बाद टी आता है, यानी एक को घटा दिया। आर के बाद क्या, पी के बाद मतलब आर से पहले क्या आता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि क्यू के बाद आर आता है, यानी -1 कर दिया। ए के बाद क्या आता है सर, जेड आता है यहाँ पे, मतलब कि सॉरी, ए से पहले वाले को कर रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है, कौन आ जाएगा सर, जेड आ जाएगा, फिर माइनस का कर दिया। इसके बाद कह सकता हूँ कि क्या होता है, जी एच आई, यानी कि एक को घटा दिया, तो फिर से -1 कर दिया, यानी -1। एन के पहले माइनस, यानी कि सब में से एक एक घटा दिया है, तो ऊपर वाले में हम लोग भी कर देंगे। क्या बोल रहा, क्या क्वेश्चन है, पी एल यानी कि प्लेन, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक एक कम करेंगे, तो आपको पता है पी से पहले क्या आएगा सर, ओ, एल से पहले क्या आएगा आपका के, ए से पहले क्या आएगा जेड, एन से पहले क्या आएगा एम, ई के पहले क्या आएगा डी। तो क्या आंसर हो जाएगा, ओ के जेड एम डी। कहाँ पे है, ओ के जेड एम डी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों में छप गया, तो आपको उसमें से कोई भी आंसर लगा लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसी तरीके से इसको कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, मान लीजिए एक प्रकार से एसएसटी से है। तो क्या पूछ रहा कि जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया था, तो आपको याद रखना है जो जनगण मन है इसको लिखा किसने है, तो आर्यन टैगोर ने इसको लिखा था। किसने, आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था सर, सर 1911 में ये आपका गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। इनके बारे में और याद रखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किए थे और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इस पे तो इन्होंने एक रचना रखी थी, लिखी थी गीतांजलि, उस पे इनको पुरस्कार मिला, तो ये आपको ध्यान देना है। समझ आया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोला कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता होगा, इसमें हॉकी है। कितने प्लेयर होते हैं सर, तो आंसर हो जाएगा 11 आपके प्लेयर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसको किसने लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको लिखे थे किसने, तो आपको याद रखना है इसको किसने लिखा है, तो ध्यान दीजिए, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका लिखा था। तो ये आपको ध्यान ध्यान देना है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा, तो याद रखिएगा अगला आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो याद रखिएगा इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे क्या पूछ रहा, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 की भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया, तो वो थे पिंगली वेंकैया ने इसको बनाया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड को यूनियन कह सकता हूँ यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो कब हुआ था, तो आपको ये डेट याद रखनी है कि ये हुआ था 24 अप्रैल 1900, कह सकता हूँ 24, सॉरी अप्रैल नहीं 24 अक्टूबर, ये ध्यान दीजिएगा, ये अप्रैल नहीं होगा अक्टूबर होगा, तो क्या हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को ये इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी, पूरे देश में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा एक जगह है जिसको बोलते हैं तिब्बत में राक्षस ताल, क्या बोलते हैं, राक्षस ताल, और यहीं से सतलज नदी निकलती है। भारत में एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है क्या, शिवकला दर्रा, और यहीं से ये आपकी शिवकला दर्रा से निकलते हैं, तो शिवकिला दर्रा से ये आती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मैंने कई बार ये बता रखा है कि कब बना था, 25 जनवरी, कब, 25 जनवरी 1971
1978 में इसको भारत का कौन सा राज्य माना गया, सर 18वां दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान देना है। तो 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चंस की तरफ, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बढ़िया फसल है वहां की, वहां पे ज्यादा उगाई जाती है। तो याद रखिएगा कहाँ पे, तो याद रखिए ये आपकी शिमला में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको पता है कि यहाँ पे सतलज नदी, कई लोग आंसर बताएंगे, बट ये आपका सतलज नदी नहीं है। आपको ध्यान देना है कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा कौन सी नदी है, वो है आपका ब्यास रिवर, जो कि सतलज का ही एक पार्ट है। और ये दोनों किसकी पार्ट है, तो ये आपका सिंधु नदी के पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक झील कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है, रेणुका है। और किस जिले में पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा जो आपका सिरमौर जिला है ये यहाँ पे पाई जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश जीके के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो आपको ध्यान देना है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताएगा। तो याद रखिएगा ओम का नियम कहता क्या है कि कोई चालक तार है, जैसे ये तार हो गया, कि तार के सिरों पर बहने वाला जो विभवांतर होगा जिसको भी से कहते हैं, और इसके बीच की जो धारा है, मान लीजिए धारा आई है, तो ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं कि ये विभवांतर और धारा के बीच क्या रिलेशन बता रहा, कि जब विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, विभवांतर घटेगा तो ये भी घट जाएगा। जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है आर, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यानी कि आर क्या होता है आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस, वी क्या होता है आपका कह सकता हूँ वोल्ट विभवांतर, और आई क्या हो गया आपका धारा। तो क्या हो जाएगा, धारा और वोल्टेज के अंदर ये बताता है। साथ में इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से, तो याद रखिए स्ट्रेट लाइन में ये आपका ग्राफ बनता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका जो आंसर है वो भी बता सकता हूँ। सबसे पहले वो क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मतलब कोई लेंस का कोई चश्मा है, उसके अंदर जो लेंस लगा है वो प्रकाश को कितना फैला रहा, कितना मोड़ रहा, यानी कितना अभिसारी और कितना अपसारी करा रहा, इसकी जो क्षमता होती है इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, याद रखिएगा इसके दो मात्रक होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका डायोप्टर, क्या होता है, एक होता है आपका डायोप्टर, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं प्रति मीटर, क्या बोलते हैं, प्रति मीटर हम लोग बोलते हैं। और दूसरी चीज इसका जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, जहां f क्या होता है मीटर में होता है। जैसे इसमें आपसे बोल देगा कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी इतनी है, उसका निकाल के बताओ, तो आप इसमें रख के डिवाइड करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज एक इसका सेंटीमीटर में होता है, कैसे 1/f, f मान लीजिए सेंटीमीटर में है, f क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का मतलब 100, ये किस में आ गया सर, सेंटीमीटर में, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/, कह सकता हूँ f। तो ये भी बन जाता है, जहां पे ये आपका क्या होगा सेंटीमीटर होगा। ये आपको ध्यान देना है, ये चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, pH का मान विलयन कैसा होगा, यानी कि एक सोल्यूशन है उसमें pH वैल्यू कितनी पता चल रही है, तो याद रखिएगा वो आपको 7 बताया गया। तो वो विलयन कैसा होगा मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे बीच में मान लीजिए आपका क्या है 7 है, इसके पीछे जो पदार्थ होंगे वो अम्लीय होंगे, इसके आगे की वैल्यू सर क्या होंगी, क्षारीय होंगी, ये आपको ध्यान देना। तो और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ये आपको ध्यान देना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन, तो ये हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कि मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको ध्यान देना है सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, इसको मैंने करा रखा है, और छोटी भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बोला मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सेम वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो आपको याद रखना है कि वो कब लौटे, तो वो लौटे थे आपके 1915 में। कब लौटे थे, 1915 में भारत आए।
1916 में क्या किए थे सर? तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना। 1917 में इन्होंने चंपारण में पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, चंपारण बिहार में। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह आपका आंदोलन चलाते हैं। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन कब चलाएं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या होता है, यानी भारत में सबसे ऊपर किसको कौन से नियम को रखा गया है। तो आपको ध्यान देना है, भारत में सबसे जो सर्वोच्च कानून होता है वो होता है आपका संविधान, क्योंकि जो देश है हमारा वो संविधान के आधार पे ही चलाया जाता है, जो गवर्नमेंट है वो संविधान के आधार पे ही चलती है। तो क्या होगा, इसका जो सर्वोच्च कानून है वो कौन सा है, संविधान है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन लिखा गया है वो क्या है आपका, प्राथमिक क्षेत्र का, कह सकता हूँ प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। मैंने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया, जो आपकी कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है, वो खेती प्राथमिक क्षेत्र में होती है। साथ में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या इन्वॉल्व है वो किसमें है, तो याद रखिएगा वो फर्स्ट सेक्टर में ही आपका है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और है। मानव विकास इंडेक्स को कौन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, जिसका नाम क्या होता है, यूनाइटेड, क्या होता है, नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान देना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका होता है। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रोवाइड करता है, तो यूएनडीपी आपका करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने सदन है, तो याद रखिए भारत में 2 सदन है। एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है आपका राज्यसभा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, राज्यसभा ये आपको याद रखनी है। राज्यसभा का सबसे अध्यक्ष कौन होता है मेन, तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपके जो 35 क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट करा दिया। एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा, आप इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। सारी चीजों का आंसर मैं दोबारा से बता दूं, कहीं कोई चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप उसका आंसर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी से हमने शुरुआत किया था, अमृत शब्द का सही पर्यायवाची सुधा। इसके बाद कह सकता हूँ लोहे की चने चबाना का मतलब कठिन कार्य करना। या फिर तीसरा जो है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आपका जो कभी नहीं मरे उसको क्या कहते हैं, तो अमर कहते हैं। इसके बाद राम स्कूल जाता है में क्रिया कौन सी है, तो सर जाना। इसके बाद दिस बुक इज माइन में माइन क्या है, पर्सनल सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन में एनवायरमेंट की मीनिंग आपको मैंने बता दिया। इसके बाद इसमें क्या भरा जाएगा, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसको मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे कह सकते हैं शी सेड टू मी, डू यू लाइक मी, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे कैसे बनेगा वो आपको पता चला। फिर यहाँ पे कह सकता हूँ यहाँ पे कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये चीजें मैंने आपको बताई। आपका फिर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, काफी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पे ये बताया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अगला जो क्वेश्चन था काफी ज्यादा अच्छा था, ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, डेली की तरह, डेली से ज्यादा बढ़िया, यानी कि डेली हम जो आपको क्वेश्चन कराएं उसमें सबसे अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन यही था, तो आपको ये याद रखना है कैसे किया गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन हमने देखा। भारत का राष्ट्रीय खेल जनगण मन कब अपनाया गया, वंदे मातरम को कब लिया गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब डिजाइन किया था, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा कह सकता हूँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जीके को देखते हुए फिर हमने थोड़े इकोनॉमी के क्वेश्चन और इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन को किया साइंस के साथ। ये जो आपका 35 क्वेश्चन था ये आपका टोटली कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ये जो 35 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें आज ये आपको मैंने ये वाला वीडियो प्रोवाइड किया और इसमें आपको पता है कि मैंने आपके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया। तो याद रखिएगा इसी तरीके से ये आपको सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसी तरीके से आप इसको देखते रहिएगा। याद रखिएगा अगर आप 35 क्वेश्चंस को डेली लगाते हो तो 10 दिन के अंदर आपका 350 क्वेश्चन और 20 दिन के अंदर आपका 700 क्वेश्चन हो जाता है, जो जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो जाएगी।
तो आपको याद रखना है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते रहिएगा और आपको कहीं भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, क्या आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा टॉपिक, तो आप उसको मैसेज कीजिएगा, आप उसको कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और उन चीजों को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी चीजों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।